मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। दो 2003 में हुए एक सर्वे के तहत लोगों से पूछा गया कि आखिर किस आविष्कार के बगैर वो नहीं रह सकते हैं। ऑटोमोबाइल, पीसी, सेलफोन, माइक्रोवेव या टूथब्रश। भाई मुझे तो इन सब की ही आदत है, इसलिए अब आप ही बता दीजिए कि सर्वे में ज्यादा लोगों की राय क्या रही होगी। ओहो, इतना कंफ्यूजन। अच्छा चलिए मैं ही बता देता हूँ। दरअसल पहले स्थान पर आज से 5 सदी पुराना आविष्कार था और वो है टूथब्रश। मेरा जवाब सुनकर आप में से ज्यादातर यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार साधारण सा दिखने वाला ये सामान आविष्कार कैसे है। तो चलिए दोस्तों, मेरे यानी संदीप भट्ट के साथ आज के बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की शुरुआत हम करते हैं टूथब्रश के साथ। हमारी जिंदगी के इस खास आविष्कार का सिलसिला शुरू हुआ था आज से 3500 बीसी पूर्व में। इस वक्त तक सभी मुंह की सफाई के लिए पेड़ों की टहनी, सल्फर ऑयल में डूबे कपड़े, बेकिंग सोडा आदि का इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे लोगों की सोच विकसित हो रही थी और फिर 26 जून यानी आज ही के दिन 1498 में चीन के एक शासक ने पहला टूथब्रश बनाया। इस ब्रश में जंगली सूअर की गर्दन के बालों का इस्तेमाल किया गया था। इन बालों को हड्डी में छेद करके फिक्स किया गया था। कुछ ही समय बाद ये नमूना यूरोप आया और यहीं से टूथब्रश की ये कहानी आगे बढ़ना शुरू हो गई। 1780 में इंग्लैंड के विलियम एडिस ने सूअर के बालों की जगह घोड़े के बालों का प्रयोग किया और ज्यादा संख्या में इन ब्रशेस का निर्माण किया। ब्रश के हैंडल की जगह पर हड्डी व बांस का इस्तेमाल किया गया था। एडिस ने इस हैंडल के एक सिरे पर छेद करके बालों को पतले पतले तारों की मदद से फिक्स किया था। इस नमूने के बाद ब्रश का कॉन्सेप्ट लोगों की समझ में आने लगा था और फिर H.N. वुड्सवर्थ ने इसका पहला अमेरिकी पेटेंट 7 नवंबर 1857 में कराया, जिसके बाद 1885 तक टूथब्रश का निर्माण व इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाने लगा। टूथब्रश के इस फॉर्म का इस्तेमाल 1930 तक होता रहा और फिर कंपनियों ने इसके निर्माण का बीड़ा उठाया। डुपॉन्ट नाम की कंपनी ने नायलॉन के बालों वाला डॉक्टर वेस्ट्स मिरेकल टूथब्रश नाम का ब्रश बनाया, जिसका अधिकतम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर शुरू हुआ। सैनिकों ने घर लौटने के बाद अपनी बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टूथब्रश का प्रयोग करना आरंभ किया। 1944 में इसके डिजाइन में थोड़े और सुधार करते हुए 3 रो वाला टूथब्रश सामने आया। धीरे धीरे ये आविष्कार हम सबकी डेली लाइफ का हिस्सा बनने लगा और ओरल हाइजीन के लिहाज से भी सभी ने इसे प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1960 में ब्रॉक्सडेंट नाम से पहला इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाया गया और 1964 में टंग क्लीनर और ब्रश एक साथ आना शुरू हुए। इसके बाद से टूथब्रश बनाना बिजनेस का एक पार्ट बनता गया और ये सिलसिला एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंचने लगा। टूथब्रश को लेकर आज लोग बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं, क्योंकि दांतों की सफाई का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। टूथब्रश के इस सफर के बाद अब आपको लेकर चल रहे हैं महान भारतीय देशभक्त सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे की दुनिया में, जिन्होंने दुश्मन की हर एक चाल का सूझबूझ से जवाब दिया और 21 साल की अपनी सैन्य सेवाओं के दौरान 5 बार MID यानी मेंशन्ड इन डिस्पैचेस हासिल किया। MID किसी सैनिक को दिए जाने वाला एक सम्मान होता है, जिसके तहत सिपाही की वीरता के बारे में उसके सीनियर ऑफिसर्स द्वारा तैयार की जाने वाली ऑफिशियल रिपोर्ट लिखी जाती है। ये रिपोर्ट हाई कमान को भेजी जाती है। दोस्तों, भारत के इस वीर जवान का जन्म आज ही के दिन 1918 को कर्नाटक के चेंडिया जिले में हुआ था।
15 दिसंबर 1947 में राणे को कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया और 1968 में आर्मी से मेजर बनकर वो रिटायर हुए। 1948 में इंडियन आर्मी ने जहांगीर को दोबारा हासिल कर लिया था, जिसे दिसंबर 1947 में दुश्मनों ने अपने कब्जे में कर लिया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने राजौरी से पुंछ के बीच बने नेशनल हाईवे को भी नष्ट कर दिया था। ऐसे में भारतीय सेना ने नौशेरा से राजौरी तक पहुंचने का एक फूल प्रूफ प्लान बनाया ताकि रास्ते में नागरिकों को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। प्लान के मुताबिक 4 डोगरा बटालियन ने 8 अप्रैल 1948 को शत्रुओं पर हमला बोला और बारवली रिज को अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन शत्रु भी कमजोर नहीं था। उसने बारवली के आगे का रास्ता बुरी तरह से बंद कर रखा था। इंडियन टैंक आगे नहीं जा सकते थे। समय कठिन था, लेकिन जीत के लिए सेना के हौसले बुलंद थे। मुसीबत की इस घड़ी में राणे ने एक वीर सैनिक की भूमिका निभाई और अपना मिशन आगे बढ़ाया। मिशन की शुरुआत में ही दुश्मनों की तरफ से हो रही मोर्टार फायरिंग में 2 सिपाही मारे गए और राणे समेत 5 घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद राणे और उसके साथियों ने रात भर काम किया और टैंक्स के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार किया। 9 अप्रैल को 12 घंटे लगातार काम करने के बाद 10 अप्रैल को भी राणे रास्ता साफ करते रहे ताकि सेना आसानी से आगे बढ़ सके। रास्ते की सफाई का ये पूरा काम दुश्मनों की फायरिंग के बीच किया जा रहा था। उन्होंने 11 अप्रैल तक चिंगास तक जाने वाले रास्ते को साफ कर लिया। दुश्मनों को जवाब देने के लिए चिंगास एक सुरक्षित जगह थी। हालांकि यहां तक पहुंचने में उनके 500 साथी मारे जा चुके थे। राणे की जिंदगी की इस जंग ने उन्हें परमवीर चक्र का सम्मान दिलाया और आज उनकी जयंती पर हम हमारी पूरी टीम की तरफ से इस जाबाज के जज्बे और हौसले को सलाम करते हैं। दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो 20वीं सदी के एक महान वैज्ञानिक हैं। इन्होंने प्लाज्मा फिजिक्स, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, स्पेस एस्ट्रोनॉमी और स्टेलर डायनामिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लाइमन स्पिट्जर पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतरिक्ष के विस्तृत अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में एक टेलीस्कोप की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। उनके इस विचार के कई साल बाद नासा के द्वारा हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। स्पिट्जर का जन्म 26 जून 1914 को ओहायो में हुआ। बचपन से ही भौतिकी में इनका रुझान सबसे ज्यादा रहा और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ये शोध कार्यों में जुट गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्पिट्जर पानी के भीतर ध्वनि पर आधारित कुछ शोध कर रहे थे और फिर अपनी टीम की मदद से इन्होंने सोनार नामक यंत्र का विकास किया। सोनार का प्रयोग पानी के भीतर मौजूद वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों आदि सभी में अब तक इसका उपयोग काफी सफल रहा है। इस आविष्कार के बाद स्पिट्जर येल यूनिवर्सिटी वापस लौट आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मात्र 33 वर्ष की उम्र में सन 1947 में स्पिट्जर को प्रिंसटन एस्ट्रोफिजिकल साइंस डिपार्टमेंट का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया था। प्रिंसटन में रहकर इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ी बहुत सी गुत्थियों को सुलझाया और नए शोध कार्यों की नींव रखी। इस दौरान स्पिट्जर ने तारों के बनने के रहस्य से पर्दा उठाया। उनके मुताबिक नए तारों की रचना धूल और गैस से मिलकर होती है। इसके अलावा स्पिट्जर ने तारों में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया को साफ एवं स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बताया। तारों का अध्ययन करने के दौरान ही स्पिट्जर ने पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा का पता लगाया। प्लाज्मा अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी एनर्जी होती है जो कि तारों में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया के कारण ही उत्पन्न होती है। इसके अलावा स्पिट्जर ने काफी समय तक नासा के साथ भी काम किया और नासा के प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दिया। सन 1975 में स्पिट्जर को पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल अवार्ड से भी नवाजा गया। 25 अगस्त 2003 को नासा ने अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए अपने टेलीस्कोप का नाम इसी महान वैज्ञानिक के सम्मान में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप रखा है।
आज ही के दिन 1824 में एक और महान मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और इंजीनियर का जन्म हुआ था। इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के पहले और दूसरे नियम की रचना करके दुनिया को ऊष्मा यानी हीट के व्यवहार से परिचित कराया। सर विलियम थॉमसन केल्विन ने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का मैथमेटिकल एनालिसिस किया था। जिस उम्र में लोग स्कूलों के बारे में सोचते हैं, 10 साल की इस उम्र में विलियम ने ग्लासगो यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था और 14 वर्ष की उम्र यानी 1838 में इन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया था। 15 वर्ष की आयु में विलियम ने फिगर ऑफ अर्थ पर एक ऐसे लिखा जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया। थर्मोडायनेमिक्स में एब्सोल्यूट जीरो का प्रयोग इनकी सबसे बड़ी सफलता रही। इसका प्रयोग ताप को मापने में एक नल पॉइंट के तौर पर किया जाता है। ये एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस है। उनके इस योगदान को देखते हुए ताप के यूनिट का ही नाम केल्विन रख दिया गया है। केल्विन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के 7 बेस यूनिट्स में से एक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के क्षेत्र से जुड़ी डायनामिकल थ्योरी डेवलप करने के अलावा विलियम थॉमसन ने कई तरह की डिवाइसेस भी बनाई हैं, जिन्हें आज भी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका पहला डिवाइस मिरर गैल्वेनोमीटर था, जिसकी मदद से पहला टेलीग्राफ ट्रांसमिशन किया गया था। इस खोज के लिए 1866 में विलियम को क्वीन विक्टोरिया ने सर की उपाधि से सम्मानित किया था। 1850 में विलियम थॉमसन ने कई इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर मध्य आयरलैंड से लेकर न्यूफाउंडलैंड तक सबमरीन केबल बिछाने का कार्य किया। जाने माने वैज्ञानिक मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत की पेशकश विलियम के कार्यों के आधार पर ही की थी। इस तरह ये कहना गलत नहीं होगा कि सर विलियम थॉमसन ने न सिर्फ खुद नए सिद्धांतों का विकास किया, बल्कि फिजिक्स की दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों को भी आगे काम करने का रास्ता दिखाया। हालात इंसान की सोच को कब और कैसे बदल देते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, आप सबने इतिहास में बहुत सी ऐसी महिलाओं के बारे में सुना होगा जो विपरीत हालातों में भी अपनी पूरी ताकत से खड़ी रही हैं। इंग्लिश पिता और फ्रेंच माँ की बेटी वायलेट बुशेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वायलेट का जन्म आज ही के दिन 1921 को फ्रांस में हुआ था। उनका ज्यादातर बचपन पेरिस में ही बीता, क्योंकि यहाँ इनके पिता टैक्सी चलाया करते थे। लेकिन फिर कुछ समय बाद ये फैमिली लंदन आ गई। 14 साल की उम्र में ही वायलेट ने स्कूल छोड़ दिया और हेयर ड्रेसर असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगी। वायलेट की जिंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर एटियन साबू से मिली। कुछ दिनों की उनकी इस मुलाकात के बाद ही उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। वायलेट ने यह फैसला बहुत जल्दी में किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि एटियन को युद्ध के लिए नॉर्थ अफ्रीका भेजा जा रहा है। इसीलिए उन्होंने सन 1940 में शादी कर ली और एक ही साल बाद वायलेट ने अपनी बेटी तानिया को जन्म दिया। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें ये पता चला कि एटियन की मौत हो गई है। ये वायलेट की जिंदगी का सबसे कठिन समय था, जिसने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि फिर मौत का डर भी उनके दिल से खत्म हो गया। अपने पति की मौत का बदला लेने के मकसद से वायलेट ने स्पेशल ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर आर्मी ज्वाइन कर ली और सबके सामने जर्मन्स के खिलाफ अपनी नफरत को पेश किया। वायलेट के बुलंद इरादों को देखते हुए ही इन्हें ब्रिटिश सेना के सीक्रेट एजेंट के तौर पर चुना गया। इस कार्य के लिए चुने जाने के पीछे सबसे बड़ी बात थी वायलेट का फ्रेंच एक्सेंट। वायलेट को कठिन ट्रेनिंग के बाद तैयार किया गया और 5 अप्रैल 1944 में पैराशूट के माध्यम से जर्मनी के शासन वाले फ्रांस के हिस्से में पहुंचाया गया। मिशन के दौरान इन्हें लूसी कोड नेम दिया गया। वायलेट ने जर्मन्स की आंखों में धूल झोंकते हुए उनके कई राज अपने देश तक पहुंचाए और 6 हफ्तों के अपने मिशन के बाद इंग्लैंड वापस लौट आईं। 7 जून 1944 में वायलेट को फिर से फ्रांस भेजा गया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो पकड़ी गईं।
इस दौरान जर्मन पुलिस ने वायलेट को शारीरिक व मानसिक दोनों ही तरह से टॉर्चर किया, लेकिन कुछ भी सुराग हासिल न होने पर वायलेट को रेवंसब्रूक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। इसी जगह पर वायलेट के पहले तक 92,000 महिलाओं की जानें जा चुकी थी। वायलेट के साथ भी ऐसा ही हुआ और 25 फरवरी 1945 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। The life that I have is all that I have. And the life that I have is yours. The love that I have of the life that I have is yours and yours and yours. A sleep I shall have, a rest I shall have. Yet death will be but a pause. For the peace of my years in the long green grass will be yours and yours and yours. वायलेट की ये बहादुरी सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल थी और इसीलिए 17 दिसंबर 1946 में वायलेट को जॉर्ज क्रॉस अवार्ड से नवाजा गया। ये यूएस का दूसरा हाईएस्ट अवार्ड है। वायलेट इसे पाने वाली दूसरी महिला थी। आज हम सब भी वायलेट के इरादों का सम्मान करते हुए उन्हें सलाम कर रहे हैं। विज्ञान शब्द देखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर एक कभी ना खत्म होने वाली दुनिया है, जहां हर रोज कुछ नया होता रहता है। यहाँ कुछ चीजें जानबूझकर की जाती हैं, तो कुछ अनजाने में ही हमारे सामने आ जाती हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन यानी टेफ्लॉन भी एक ऐसा ही पॉलीमर है, जिसकी खोज एक कोइंसिडेंस था। टेफ्लॉन की खोज रॉय जे प्लंकेट द्वारा की गई थी। प्लंकेट का जन्म 26 जून 1910 को ओहायो में हुआ था। 1936 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद प्लंकेट ने डुपॉन्ट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर इन्हें पहला असाइनमेंट दिया गया बिना जहरीला, बिना ज्वलनशील कूलेंट तैयार करने के लिए। प्लंकेट अपने एक साथी के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर कार्य कर रहे थे। डेली की तरह प्लंकेट ने टेट्राफ्लोरोइथाइलीन के एक सिलेंडर को लिया और उसका वाल्व खोल दिया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कूलेंट के तौर पर निकलने वाली गैस का अध्ययन किया जा सके, लेकिन गैस बाहर नहीं आई। कई बार कोशिश करने पर भी गैस सिलेंडर से बाहर नहीं निकली और फिर एक ऐसा पदार्थ सामने आया जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इस पदार्थ के रासायनिक गुण बहुत ही जबरदस्त थे। दरअसल ये एक पॉलीमर था जिसे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के ताप पर स्थिर रखा जा सकता था। इस खोज के कई सालों बाद तक वैज्ञानिकों को इसके सही उपयोग के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे टेफ्लॉन का उपयोग एटॉमिक बॉम्ब, सैन्य सेवा क्षेत्र और नॉन स्टिक कुकवेयर्स आदि के रूप में बड़े स्तर पर किया जाने लगा। प्लंकेट की ये खोज अचानक ही भले ही हुई हो, लेकिन उस बारे में प्लंकेट को पूरी जानकारी थी, जिसके बाद से रिटायर होने तक वो ड्यूपॉन्ट कंपनी में ही काम करते रहे और बहुत से फ्लोरोकेमिकल्स की खोज की। प्लंकेट ने रेफ्रिजरेशन, एरोसॉल, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सी रिसर्च की। औरत के कई रूप होते हैं, कभी बेटी, कभी माँ, कभी समाज सेविका, तो कभी लेखिका। इन सभी के लिए उसे न जाने किन किन रास्तों पर चलना भी पड़ता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिका की पहली महिला पर्ल साइडेनस्ट्राइकर बक ने भी अपनी पूरी जिंदगी में कई मुश्किल पड़ावों को पार किया। पर्ल का जन्म आज के ही दिन 1892 में हुआ था। इन्हें चाइनीज नाम साई ज़ेनजू से भी जाना जाता है। पर्ल एक जानी मानी राइटर थी। इन्होंने अपनी लाइफ का काफी समय चीन में भी बिताया है। एक बेटी के रूप में जन्म लेने के बाद 1917 में शादी करके पर्ल पत्नी बनी और फिर कायरा के जन्म के बाद एक माँ। लेकिन उन्हें झटका उस वक्त लगा जब पर्ल को ये पता चला कि उनकी बेटी दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। 1927 के बाद इनकी लाइफ फिर से टर्न ले रही थी।
पर्ल अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर रही थीं, जिस कारण अपनी बेटी को उन्हें न्यू जर्सी के एक इंस्टीट्यूट में रखना पड़ा। ये बात उनके पति को पसंद नहीं आई और दोनों के बीच दरारें आने लगी। इन सभी हालातों को संभालते हुए पर्ल ने अपना पहला नॉवेल पूरा किया। ईस्ट विंड वेस्ट विंड नाम का ये नॉवेल 1930 में पब्लिश हुआ था, जिसके बाद लोगों को उनकी राइटिंग स्किल्स के बारे में पता चला। Well, no, it's not quite that, because while some of these children are brought to this country for adoption, most of them have to stay in the countries where they are born, because there are just too many of them. About 1 man in 10 becomes a father, and you discount up our men and you realize that's quite a large new group in this world. And about half of them die before they're 5 because of the difficulties of their life. But the ones who survive are really beautiful, wonderful people. 1931 में पब्लिश हुआ द गुड अर्थ, पर्ल का दूसरा नॉवेल, जिसने उन्हें 1932 में पुलित्जर प्राइज दिलवाया। और फिर चीन में बिताई गई अपनी जिंदगी पर आधारित पर्ल की बायोग्राफी ने इन्हें 1938 के नोबेल विजेताओं में शामिल कर दिया। 1938 में पर्ल को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्ल को विश्व की पहली नोबेल विजेता के तौर पर भी जाना जाता है। अपने हालातों से सीख लेते हुए 1949 में पर्ल ने विश्व की पहली इंटरनेशनल अडॉप्शन एजेंसी और 1960 में ऑर्फेंजन सेंटर की नींव रखी, जहां लाचार व कमजोर बच्चों को जीने का माहौल दिया जा सके। पर्ल में हालात का सामना करने के लिए जबरदस्त हौसला था, जिसके दम पर ही वो महिलाओं के प्रति समाज के रवैये के खिलाफ आवाज उठा पाईं। ऐसी महिलाएं कम ही मिलती हैं जिनके जीवन का मतलब सिर्फ समाज की सेवा ही होता है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की टीम की तरफ से पर्ल एस बक को हमारा सलाम। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी हाँ, ये शब्द जिसके भी हैं बिल्कुल सही हैं। कविता एक कवि की वो रचना होती है जिसमें उसकी जिंदगी के हर अच्छे बुरे पल का अनुभव शामिल होता है। एक कवि के बारे में समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसकी कविता की गहराई को जानने की कोशिश की जाए। आजादी के बाद देश के कई बेहतरीन कवियों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने के प्रयास किए हैं, जिनमें से एक हैं डॉक्टर महेंद्र भटनागर। डॉक्टर भटनागर का जन्म 26 जून 1926 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। बचपन से ही इनकी कलम का जादू लोगों को दिखना शुरू हो गया था, लेकिन इसका नशा सही मायनों में आजादी के बाद ही चढ़ा। प्रोफेशनल लाइफ में एक टीचर रहे भटनागर की कलम से निकला हर एक शब्द अपने आप में एक अलग कहानी को समेटे हुए नजर आता है। बिखर गए हैं जिंदगी के तार तार, रुद्ध द्वार, बंद हैं चरण, खुल नहीं रहे नयन, क्योंकि कर रहा है व्यंग बार बार देखकर गगन। भंग राग लय सभी, बुझ रही है जिंदगी की आग भी, आ रहा है दौड़ता हुआ अपार अंधकार। आज तो बरस रहा है विश्व में धुआं धुआं, शक्ति लौह के समान ले प्रहार सह सकेगा जो, जी सकेगा वह समाज वह। एकता की श्रृंखला में बद्ध, स्नेह प्यार भाव से हरा भरा, लड़ सकेगा आंधियों से जूझ। नवीन ज्योति की मशाल आज तो गली गली में जल रही, अंधकार छिन्न हो रहा, अधीर त्रस्त विश्व को बारने अभ्रांत गूंजता अमोध स्वर। सरोष उठ रहा है बिंब सा मनुष्य का सशक्त सर। तो दोस्तों, आज का अपना ये सफर हम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे, फिर से मिलने आएंगे आपसे एक बार और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और इंफोटेनमेंट से भरपूर एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी संदीप भट्ट को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में।
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।